जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। यूपी होमगार्ड नई भर्ती 2025 की स्पेशल क्लास 0.3 है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ISP। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सेवा प्रदाता। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में नदियों में से किस एक के संगम का स्थान है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी है गंगा, यमुना और सरस्वती। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इसका मिलान बिंदु तीनों नदियां आकर मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं? तो ये मिलती हैं प्रयागराज। कहाँ मिलती हैं? आपको याद रखना है प्रयागराज। इलाहाबाद को नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है आपको है कि 6 साल बाद कुंभ लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रयागराज में 6 साल बाद क्या लगता है? कुंभ। और 12 साल बाद क्या लगता है जी? वहाँ पे महाकुंभ लगता है। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। और एक लगता है माघ मेला, जिसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम है। और प्रत्येक वर्ष यानी प्रतिवर्ष माघ के महीने में या माघ के महीने में ही ये 6 साल बाद कुंभ आता है और 12 साल के बाद महाकुंभ लगता है। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। ये आपका उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपका लोक नृत्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या? देखो, उत्तर प्रदेश में रामलीला भी होती है और रासलीला भी होता है, अहिर नृत्य भी होता है, लेकिन गिद्धा नृत्य नहीं होता है। ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कहाँ होता है गिद्धा नृत्य? ये होता है पंजाब में होता है। कहाँ होता है? पंजाब में। आप ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ होता है? पंजाब में एक और नृत्य था भांगड़ा भी होता है। ये भी पंजाब का है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना आपको है। और असम का क्या है? असम का है बिहू। हम बात करते हैं असम, हम लिख देते हैं कुछ, ये भी आपको याद रखना है। असम का है बिहू है। और गुजरात का है गरबा है। डांडिया, लोग डांडिया नहीं खेलते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। डांडिया है। ये दो मेन हैं, गरबा और डांडिया। और असम का है बिहू। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर का है राउफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर का बहुत पूछता है, राउफ है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि कजरी, एक होता है कजरी, कर्मा नृत्य, ये नौटंकी, ये जितनी चीज़ें सब उत्तर प्रदेश में होता है। हम बात करते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आप ये ध्यान रखना, एक होता है कजरी होता है, एक होता है कर्मा भी नृत्य वहाँ यानी यूपी में अपना होता है। और नौटंकी भी होती है। नौटंकी भी यहाँ पे होती है उत्तर प्रदेश में। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। यानी उत्तर प्रदेश में रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य, कजरी हो गया, कर्मा नृत्य हो गया, नौटंकी हो गई। असम में बिहू हो गया, गुजरात का गरबा और डांडिया हो गया, पंजाब का क्या हो गया? गिद्धा हो गया, भांगड़ा हो गया, और जम्मू कश्मीर का राउफ होता है। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में से कुछ ना क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी आपका है लखनऊ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अब बात करते हैं कि ललित कला अकादमी भारत सरकार के द्वारा कहाँ स्थापित किया गया? ये तो उत्तर प्रदेश है। अगर हम बात करें कि भारत सरकार के द्वारा ललित कला अकादमी ये बना था नई दिल्ली। कहाँ स्थापित की गई थी? नई दिल्ली में। और 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना की गई भारत सरकार के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना की गई थी 1983 में।
ये भी आपको ध्यान रखना है। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश का ललित कला अकादमी पूछा तो कहाँ है आपका, लखनऊ में है। और ललित कला अकादमी, केवल ललित कला अकादमी पूछे तो नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी और 1954 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें सूर्य की पूजा होती है, रवि की पूजा होती है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य का अस्तित्व में आया था, यानी उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 1 अप्रैल 1937। हम उत्तर प्रदेश के बारे में इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। और ये भी पूछा था उत्तर प्रदेश जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। ये भी ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो कहाँ है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी किनारे बसा है। उत्तर प्रदेश में जिला कितने हैं आपके, 75। और लोकसभा सीटें कितनी हैं आपकी हैं, 80। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं आपकी हैं, 31। ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। कौन है, योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में, उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं, यानी हम जी से कर सकते हैं, ये हैं आनंदी देवी। कौन है, आनंदीबेन पटेल। इस समय उत्तर प्रदेश के डीजीपी, यानी हम कह सकते हैं वर्तमान जो डीजीपी कौन है, राजीव कृष्ण जी हैं। यानी आपको इतनी जानकारी है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी हैं, 403 है। विधान परिषद कितना है, यानी 100 है। 90 और 10 मनोनीत किए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आया था, 1 अप्रैल 1937 में आया था। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब मनाया था, 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी हैं आपकी, 80 हैं। 31 आपकी कितनी है, राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान प्रेजेंट टाइम में योगी आदित्यनाथ जी हैं और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। और डीजीपी कौन है, राजीव कृष्ण है। आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, ईंट को बना मीनार है। इनमें से कौन सा राजा ने इस निर्माण का योगदान नहीं दिया, ये प्रश्न है आपका। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। प्रश्न है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए है प्लासी। 1757 में प्लासी की लड़ाई, 1757 में प्लासी की जो लड़ाई हुई थी, अंग्रेज का जो सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अंग्रेज हम लिखे दे रहे हैं, इसका जो सेनापति था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य ये लड़ाई हुई थी। और सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, मीर जाफ़र। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उस सेनापति का क्या नाम था, मीर जाफ़र। इसका जो सेनापति हुआ करता था इसका नाम था मीर जाफ़र। ठीक है। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी और अंग्रेज़ इसमें विजय हो गए थे। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का फिर नवाब बना दिया, क्योंकि मीर जाफ़र ने इसमें गद्दारी की थी। मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी है 1760 में वांडीवास की लड़ाई हुई। 1760 में वांडीवास की जो लड़ाई हुई थी ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी, हम बात करते हैं, ये हुई थी ब्रिटिश, यानी हम अंग्रेजों कर सकते हैं, अंग्रेज व फ्रेंच के बीच हुई थी। इसमें से अंग्रेज जीत गए थे। 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई, 1761 में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी, इसमें हुई थी पानीपत अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। ठीक है। और इसमें अब्दाली जीत गया था, मराठा हार गए थे। इसमें भी ये भी क्वेश्चन आप याद रखना, किसके बीच हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और
मराठा के बीच हुई थी, जिसमें अब्दाली जीत गया था। 1764 बक्सर की लड़ाई, 1764 बक्सर की लड़ाई हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सिराज उद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने इसमें संघर्ष हुआ था और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। और जो ब्रिटिश इसमें ये कहते थे, जो 1764 बक्सर की जो लड़ाई हुई थी, इसका जो मुख्य सेनापति जो था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब बात करते हैं इसकी हम बक्सर, जो बक्सर का जो सेनापति उसका नाम था जो ब्रिटिश, इसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ाई की गई थी, वो जीत गए थे। अब एक एक करके फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, ठीक, प्लासी इसमें लड़ाई थी जिसमें सिराजुद्दौला हार गए थे, रॉबर्ट क्लाइव इसमें जीत गया था। 1760 में वांडीवास की लड़ाई हुई थी, जिसमें अंग्रेज यानी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच हुई थी, जिसमें फ्रेंच हार गए थे। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें मराठा की हार हो गई थी। और 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी, इसमें जो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच में संयुक्त सेना थी, जिसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी और उसका जो सेनापति था हेक्टर मुनरो था। ये भी आप इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज्य की 3 स्तरीय प्रणालियों में एक स्तर नहीं है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी है नगर परिषद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हमारा जो ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले पर्यटन का व्यवसाय नहीं था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, 2024 उबेर कप किस टीम ने जीता था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 का उसने पूछा है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चीन ने जीता था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं तिथियां हैं जिन्हें 2025 में मनाया गया है, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया था, एकदम सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया था, ये भी क्वेश्चन सही है आपका। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 1 मई को नहीं मनाया था। 1 मई को मजदूर या श्रमिक दिवस मनाया था। क्या मनाया था? 1 मई को अगर मनाया जाता है तो हम बात करते हैं मजदूर दिवस, या हम कह सकते हैं श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ये कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है अमीटर। अमीटर का मतलब जकारियास जेंसन ने इसका आविष्कार नहीं किया था, इसका आविष्कार किया था फेडरिक। इसका आविष्कार किसने किया था? फेडरिक ड्रेक्सलर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था अमीटर का। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं आपके। अब सही मिलान की पहचान करें तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए है माइक्रोवेव ओवन। इसके आविष्कारक जो थे पर्सी सस्पेंसर थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। ट्रांसफार्मर, इसको ये गलत है आपका, ये है पियरे वर्नियर, इसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर का आविष्कार पियरे वर्नियर ने किया था। ये आपका इसका ऑप्शन हो गया, ठीक है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार जो थे माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था? ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। ये ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था। बैटरी का आविष्कार किया था एलोसेंड्रो ओल्टा। किसने किया था? एलोसेंड्रो ओल्टा। ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। और वर्नियर कैलिपर का आविष्कार पियरे वर्नियर ने किया था। ये ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। तो आपका राइट आंसर होगा कालिदास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका।
अगला प्रश्न है संचार साथी ऐप किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है दूर संचार विभाग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। ये करंट का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपका है हेरॉन हेरॉन एम के सेकेंड मानव रहित हवाई वाहन किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा इजराइल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी करंट का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न अभ्यास एक्वेरिन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर होगा मालदीव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम 1959 किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर होगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में हाल ही में इस टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में पहली बार इंद्रधनुषी जल सर्प देखा गया। इंद्रधनुषी जल सर्प देखा गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा दुधवा टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पड़ता है, लखीमपुर खीरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपका है जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ प्रेजेंट के, ये करंट के ही क्वेश्चन है। सर्पिल आकाशगंगा अलकनंदा की खोज के लिए किस दूरबीन का उपयोग किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ये क्वेश्चंस होमगार्ड में करंट के भी क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैंने करंट के क्वेश्चंस भी आपको बताते चल रहा हूँ। अगला प्रश्न केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए है राजस्थान। अगला प्रश्न आपका है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? प्रश्न फिर से सुनिए, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा गूगल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न भारत में डिजिटल एंड्रेसिंग सिस्टम बनाने के लिए डाक विभाग द्वारा प्रस्तावित पहल का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ध्रुव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन भारत की विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? तो आपका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज थे। ये सॉरी माँ है मेगास्थनीज। अब बात करते हैं मेगास्थनीज किसका राजदूत था, भी क्वेश्चन पूछता है। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का था। किसका था? सेल्यूकस का राजदूत था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये किसके दरबार में आया था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ये जो मेगास्थनीज था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कब आया था? 304 ईसा पूर्व में भारत आया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। ये किसका था? सेल्यूकस का था, राजदूत था। 304 में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन जो है भारत जो आया था 1928 में आया था। कब आया था? 3 फरवरी 1928 में भारत आया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? लाहौर। इसकी मतलब कांग्रेस, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा था। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू। किसने की थी? इसकी जो अध्यक्षता की थी लाहौर की जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, कब की गई थी? 31 दिसंबर
1929 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। इसी में एक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न है, निम्न में से मिलान कीजिए। इंडियन नेशनल आर्मी, लाला हरदयाल, गदर पार्टी, सुभाष चंद्र बोस, मित्र मेला, वीडी सावरकर, होम रूल लीग, एनी बेसेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, गदर पार्टी लाला हरदयाल ने किया था, मित्र मेला वीडी सावरकर ने किया था, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी, अनुशीलन समिति या अभिनव भारत ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक चीज़ और ध्यान रखना आपको है, काकोरी षड्यंत्र कब घटना घटी थी, तो ये घटी थी 9 अगस्त 1925 को घटना घटी थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब काकोरी कहाँ है, ये है लखनऊ में। ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की घटना, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी है 1953। 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने चढ़ा था। कौन था, उसका क्या नाम था जो सबसे पहले, एडमंड हिलेरी, ठीक है। और नेपाल मूल की जो भारतीय नागरिक कौन थी, तेनसिंग नोरगे सरेपा। नेपाल की कौन थी, ये भी चढ़ी थी एक, नेपाल की थी, ये न्यूजीलैंड की थी। और नेपाल की कौन थी, तेनसिंग नोरगे सरेपा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और पूछता है, एक क्वेश्चन इसलिए और पूछता है, भारत के बारे में जानकारी ले लीजिए कि भारत की यानी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछता है। तो भारत की भारतीय महिला कब चढ़ी थी, ये 1984 में चढ़ी थी। उनका नाम था बछेंद्री पाल। क्या नाम था, बछेंद्री पाल। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बछेंद्री पाल था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1984 में चढ़ी थी, ये इंडियन थी, लेकिन एडमंड हिलेरी ये न्यूजीलैंड की थी, जो 1953 में सबसे पहली बार उन्होंने चढ़ाई की थी। और नेपाल कौन थी, तेनसिंग नोरगे सरेपा। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर रहेगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये किस लिए प्रसिद्ध है, इसलिए साइबेरियन क्रेन नामक पक्षी का आश्रय है, इसलिए प्रसिद्ध है। किसका है, साइबेरियन, यहाँ पे पक्षी आते हैं, ये बहुत चर्चित है। साइबेरियन क्रेन पक्षी आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, दंड प्रक्रिया संहिता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये राज्य सूची का विषय नहीं है। और बाकी पुलिस है, कानून व्यवस्था है, जेल है, ये राज्य सूची का विषय, इसलिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है आपका। ये है आपका अगला प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था, यानी भारत की राष्ट्रीय आय की आकलन करने वाली संस्था का क्या नाम है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यानी भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन करने वाली संस्था का नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना जो की गई थी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना, इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली। कहाँ है, नई दिल्ली। कब की गई थी, 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है आपका अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में है राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। और आर्टिकल 44 में क्या कहा गया? आर्टिकल 44 आपका क्या कहता है? आर्टिकल जो 44 है ये कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। ठीक। अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियां अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना किस आर्टिकल में आता है? किस शब्द का प्रयोग किस आर्टिकल में है? या रोज राज्य लोक कल्याण किस आर्टिकल में है? तो आपका आर्टिकल कौन है? 38। ध्यान रखना। मैं लिखे दे रहा हूँ कि राज्य लोक कल्याण किस आर्टिकल में है? आर्टिकल है 38। ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कभी कभी। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता कमेटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नींबू जो हमारा खट्टा होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपका राइट आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। फार्मिक अम्ल किसमें होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा था। फार्मिक अम्ल जो होता है चींटी में होता है। किसमें होता है? चींटी में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर पालक में होता है। और एसिटिक अम्ल किसमें होता है? एसिटिक अम्ल पूछता है सिरका होता है। और कभी पूछा टार्ट्रिक अम्ल किसमें होता है? टार्ट्रिक अम्ल किसमें होता है? ये होता है इमली में होता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि कभी कभी ये पूछता है कि संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया था। एसिटिक अम्ल सिरका में हो गया, ऑक्जेलिक हो गया, फार्मिक मैंने बता दिया। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया था? ये पाया था दही में। एक क्वेश्चन और भी याद रखना है, लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? दूध में होता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है जिनेवा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। द हेग यानी अंतर्राष्ट्रीय का जो मुख्यालय है वो द हेग में है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? क्लोरो CFC है। इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा, इसको जानते हैं पद्मपाणि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? दूसरा और 13वां। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, हर्ष एवं पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, हरकेली नाटक के रचयिता हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चौहान शासक विग्रहराज फोर्थ यानी विशलदेव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। चौहान शासक विग्रहराज 4 विशलदेव शासक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन धार्मिक उद्देश्य से प्रभावित था? तो आपका राइट आंसर होगा वहाबी आंदोलन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका।
अगला प्रश्न है सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय प्राप्त है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी लोग। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय प्राप्त है, तो आपका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। शीर्षक गीत बना किस आंदोलन में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपका राइट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। गदर क्रांति, तो आपका राइट आंसर रहेगा प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये होमगार्ड जो एग्ज़ाम होगा उसमें आएगा ज़रूर, पूछा ज़रूर जाएगा। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी विवर्तकी है। विवर्तकी है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ताप्ती, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न भारत में तेल की पहली रिफाइनरी या हम बोल सकते हैं परिष्करणशाला परिष्करण। अगला प्रश्न है भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला या हम रिफाइनरी स्थापित की गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा असम डिगबोई। कब की स्थापित की गई थी, 1901 ईस्वी में की स्थापना की गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम कह सकते हैं भारत में तेल की पहली रिफाइनरी कब स्थापित की गई थी, डिगबोई असम में है, 1901 में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर होगा बर्मा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर होगा अरावली, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होती है। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका है भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन होता है, यानी प्रशासन होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। ये होमगार्ड एग्जाम में आ सकता है और आएगा जरूर, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है। तो आपका राइट आंसर होगा जिला मजिस्ट्रेट डीएम, जिला अधिकारी इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को कार्य करने में मदद करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम उससे बोलते हैं जो प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर के कार्य करने में मदद करता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। न्यूटन का जो पहला नियम से किस नियम से नाम से जाना जाता था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर होगा जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर होगा एंटोमोलॉजी। सॉरी ये आपका बी है, सी है, तो सी है एंटोमोलॉजी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है रेशम कीट पालन को कहते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है, एपीकल्चर होता है मधुमक्खी, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर होता है सजावट फल सब्जी, ठीक है। फ्लोरिकल्चर क्या होता है, फ्लोरिकल्चर होता है बागवानी कल्चर, ठीक। फूलों की खेती इससे क्या आता है, इसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण है, तो आपका राइट आंसर होगा प्रोटॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा, आपको ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन देता तो हम इलेक्ट्रॉन को टिक करते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन भी नहीं देता तो हम न्यूट्रॉन को टिक करते हैं, तो आपका प्रोटॉन है। अगला प्रश्न
हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश कौन कौन से हैं जो भारत के पड़ोसी हैं, भारत के पड़ोसी हैं। तो आपका राइट उसने क्या पूछा है, हिंद महासागर में दो द्वीपीय हैं, तो श्रीलंका और मालदीव। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से सुमेलित युग्म है। तो सर्बिया बेलग्रेड ये इसकी राजधानी है, ये आपका राइट आंसर है। इटली की राजधानी क्या है, रोम। यूक्रेन की क्या राजधानी है, क्यू। और फ्रांस की राजधानी बर्लिन नहीं है, इसको बोलते हैं पेरिस। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस की पेरिस है, इटली की रोम है, यूक्रेन की क्यू है, और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, तो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना पास होना, इसे बोलते हैं संसद के दोनों सदनों की एक साथ बैठने पर निम्न होता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ये आपका है सी, आपका बी। तो ऑप्शन सी 6 हैं। 6 कौन कौन से हैं, ये एक तो आंध्र प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ये भी ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इसमें सॉरी उत्तर प्रदेश। 6 ऐसे हैं जिसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन तेलंगाना दे दिया और 3 ऑप्शन अलग अलग दे दिया, केरल दे दिया, तमिलनाडु दे दिया, और ये भी तेलंगाना दे दिया, और वो दे दिया क्या, गुजरात दे दिया, तो आपका तेलंगाना होगा। ये भी क्वेश्चन ऐसे याद रखना। अगला प्रश्न, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न है, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। प्रश्न फिर से सुनिए, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपका राइट आंसर होगा ये विश्व बैंक करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा युग्म गलत है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहे, कौन सा युग्म गलत है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये आपका गलत है। ये कहाँ है आपका, जिनेवा है, जिनेवा मुख्यालय है। यूनेस्को पेरिस है, विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में है, ICAO मॉन्ट्रियल है। ये सब सही है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उद्गम मंडलम जिसको बोलते हैं ऊटी किस राज्य में स्थित है। तो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ये तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, कोणार्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा अनुसंधान केंद्र धनबाद में है, धनबाद में है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है 543। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन डी 6 वर्ष। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन का विषय है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का जो विषय है किसका विषय है। तो आपका राइट आंसर रहेगा केंद्र सूची का विषय, समवर्ती सूची का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार की आय का प्रमुख स्रोत है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार की आय का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार की व्यय की प्रमुख मद है, मद। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रमुख जो मद है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर कौन सा है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयकर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का आय का स्रोत नहीं है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा आयकर नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, आयात निर्यात पर लगने वाला शुल्क है, उसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो आपका राइट आंसर होगा व्यापार कर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भूमि पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क है, तो आपका राइट आंसर होगा निबंधन शुल्क। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा बृहस्पति, शनि और अरुण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी पहले भारतीय व्यक्ति थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राकेश शर्मा। अगर पूछा जाए कि दूसरे व्यक्ति कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपका राकेश शर्मा कब गए थे? ये गए थे 1984 में गए थे। लेकिन दूसरा व्यक्ति कब गया था? शुभांशु शुक्ला। अभी हाल ही में आपको याद होगा, शुभांशु शुक्ला कब गए थे? 25 में। शुभांशु शुक्ला 25 में गए थे। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न, दुनिया की छत कहा जाने वाला पठार है? ये भी क्वेश्चन बहुत होता है, पामीर का पठार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, शिक्षा विज्ञान सांस्कृतिक संबंधी संगठन किसका संक्षिप्त रूप है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर, तो आपका है यूनेस्को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, किस संस्था द्वारा कठिन बीमारियों का निवारण, प्रसूत गृह, शिशु कल्याण केंद्रों की स्थापना, शिशु आहार की व्यवस्था तथा दुग्ध वितरण आदि का कार्य किए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर होगा यूनिसेफ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूँ, ये वीडियो होम गार्ड में परीक्षा में जरूर मिलेगा, अन्य भी एग्जाम जो भी देंगे उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। यूनेस्को का मुख्यालय है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ का जो मुख्यालय है, तो आपका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? विश्व पर्यावरण जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत, आपका राइट आंसर है 5 जून। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 22 मार्च। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला है क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 22 अप्रैल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर होगा संकटापन्न पादप एवं जीव जंतु जो विलुप्त की कगार पे हैं। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपका राइट आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, सर्वाधिक जैव विविधता वहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? तो आपका राइट आंसर होगा ग्रीन पीस। ऑप्शन सी द राइट आंसर है। ये आज का प्रश्न है, आप लोगों के लिए है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर कमेंट में कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।